and welcome to the second lecture of our friction discussion. आज हम लोग सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या जान लिए थे, फ्रिक्शन क्या होता है। We have discussed what is the definition of friction. फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का हम लोग डिस्कस किए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है अभिषेक स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब जो अप्लाइड फोर्स है वो जो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ये दो तरह का फ्रिक्शन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। मुकुल तुमसे भी पूछेंगे, बातें नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, इसका डेफिनेशन बता सकते हो मुकुल? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है व्हेन, बताओ सोनाली। When the body has स्लिपिंग टेंडेंसी हो बट वो मूव नहीं करेगा। when the body has slipping tendency but it cannot slip, इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये तब लगता है और ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर लगता है, और ये तब लगता है जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो। यहाँ अभिषेक यहाँ ध्यान देना, हाँ। जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो, मतलब जो अप्लाइड फोर्स हो वो मैक्सिमम वैल्यू से कम हो। अप्लाइड फोर्स क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू से कम। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, when the body has slipping tendency and it is actually slipping, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, कितने के बराबर, म्यू के इंटू एन के बराबर। और कब बॉडी स्लिप कर जाता है, जब जो अप्लाइड फोर्स है जो उसको मूव करवाना चाह रहा है वो ग्रेटर हो किससे, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, एफ मैक्स का वैल्यू कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। और कब ऐसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब अप्लाइड फोर्स जो हो वो लेस देन और इक्वल हो किसके, एफ मैक्स के, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगे। अब जरा समझिए, मान लीजिए ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिए। एक टेबल है, इसके ऊपर क्या रख दिए, ब्लॉक। इसका मास m है, ठीक है। और इस पर इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसका वेट mg नीचे लगेगा। कितने फोर्स होते हैं दुनिया में, अभी तक हम लोग 5 पढ़े, तो mg, तो नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, ये 5 फोर्स पढ़ लिए। mg नीचे, नॉर्मल इस पर ऊपर रहेगा। इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर। हम लोग मान लेते हैं कि m का वैल्यू 5 kg है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 50। अगर हम बोले कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो अगर इस सरफेस के लिए म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हो, और वो हम लोग मान लेते हैं 0.5, उसको म्यू कहेंगे, तो एफ मैक्स क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। लेकिन अगर दोनों सेम होना तब आप सब जगह म्यू इंटू एन लिखेंगे सीधा सीधा। तो म्यू कितना हो गया, 0.5 इंटू एन का वैल्यू 50, मतलब 25 न्यूटन। मतलब जब तक ये फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा ना हो जाए तब तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जब ये फोर्स 25 से ज्यादा लगेगा, 25 से ज्यादा, 26, 27, 28 और so on, तब ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक कब तक रुका रहेगा, जब तक ये फोर्स
25 नहीं हो जाता, 25 तक ये ब्लॉक क्या रहेगा, रुका रहेगा। अगर हम ये पूछे कि इस ब्लॉक पर कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है, देखिए इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, इधर फ्रिक्शन हम लोग सबसे अंत में दिखाते हैं क्योंकि वो लगेगा कि नहीं लगेगा सबका कंडीशन है। अगर अप्लाइड फोर्स नहीं हो तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो देखिए अगर हम पूछे कि इस ब्लॉक पर ये टेबल कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, टेबल ही लगा रहा है। नॉर्मल कौन लगा रहा है, और ये फ्रिक्शन भी कौन लगा रहा है, टेबल ही लगा रहा है। तो अगर हम पूछे कि व्हाट इज द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक, अप्लाइड बाय टेबल ऑन ब्लॉक, तो ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ जिसका वैल्यू है n और दूसरा इधर फ्रिक्शन। ये दो वेक्टर है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये दो फोर्स है ये कैसे जॉइन है, हेड टू टेल की टेल टू है, टेल टू टेल अगर दो वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से। दो वेक्टर अगर हेड टू टेल ज्वाइंट हो तब हम लोग ट्रायंगुलर लॉ यूज करते हैं, और टेल टू टेल ज्वाइंट हो तो पैरेललोग्राम लॉ। देखिए नॉर्मल ऐसे लग रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इन दोनों का नेट किधर होगा, तो इससे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इससे ऐसे ये होगा इस तरह से रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। इस आर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। आर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ कितना है, एन और एफ के बीच का, तो cos 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये होगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए, मतलब लिमिटिंग हो जाए, तब नॉर्मल तो कांस्टेंट है mg के बराबर, इस केस में नॉर्मल तो कांस्टेंट है mg के बराबर। जैसे जैसे ये फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स भी बढ़ेगा ना। जब ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। समझिए फिर से, ये टेबल, ये ब्लॉक, mg तो फिक्स लग रहा है ना, वो तो चेंज नहीं कर रहा है। नॉर्मल भी फिक्स लग रहा है, ये तो चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स F के साथ इस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स हम लगाएं 0 न्यूटन तो फ्रिक्शन में कितना लगेगा, 0। अगर फोर्स 5 न्यूटन लगाएं तो फ्रिक्शन में कितना लगेगा, 5 ही लगेगा, क्योंकि 25 तक लग सकता है। देखो मैंने कहा था 25 तक। अगर फोर्स लगाए 10 न्यूटन तो ये फ्रिक्शन 10 में लगेगा। तो जैसे जैसे फोर्स चेंज हो रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि फ्रिक्शन चेंज हो रहा है। जब ये जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब कितने के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर, या म्यू इंटू एन का दोनों बराबर है, तो तब जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ये होगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन में इस आरमैक्स और एन के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन कीजिए, कहेंगे इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड resultant contact force. It is the angle between normal and
रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बीच का ये एंगल है। और ये कितना होगा तो देखिए ये हो गया म्यू एस इंटू एन, ये लेंथ तो इसके बराबर है, तो tan लैम्डा क्या लिखेंगे यहां से, tan लैम्डा क्या लिखेंगे म्यू एस इंटू एन बाय एन, एन कट गया तो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। आगे से ये फॉर्मूला याद रखना है लोग को। कभी कभी क्वेश्चन में ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, कभी कोई सरफेस का, ये जो सरफेस है इसका म्यू एस या म्यू का वैल्यू डायरेक्टली नहीं देगा, ठीक है। फॉर दिस सरफेस द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो उसका क्या यूज करेंगे हम लोग, लैम्डा का वैल्यू 30 रख देंगे तो म्यू एस कितना आ जाएगा, tan 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग म्यू एस का वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो आर मैक्स है इसका वैल्यू कितना होगा, ये आर मैक्स का वैल्यू कितना होगा, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ मैक्स स्क्वायर, और एफ मैक्स कितना है म्यू एस स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा, एन बचेगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी ध्यान में रखना है। सब डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, कैसे डिराइव कर रहे हैं सब। तो हम लोग पढ़े एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको नोट कीजिए। यहां पे इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। देखो ये दो डेफिनेशन जो है ना स्कूल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। इनके डेफिनेशंस और इनका डेरिवेशन क्या होता है हम लोग के लिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, उससे फॉर्मूले रिलेट करेंगे, उसमें केसेस करेंगे, बहुत सारा चीज हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये एक मान लीजिए हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे एक ब्लॉक है, इसका मास m मास का है। अब जैसे जैसे अरे 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 तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम इसका एंगल चेंज करें, इस तरह से स्लाइड करें इसको, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक कोई कॉपी दो, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस टेबल पे रखा हुआ है, और ये टेबल ना एंगल चेंज कर सकता है। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये यू करके हॉरिजॉन्टल है, अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है। अब अगर इसका एंगल चेंज करें यू करके तो क्या होगा, अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है, कुछ एंगल चेंज हो गया ना, 10 डिग्री 15 डिग्री मान लेते हैं, और बढ़ाइए अभी भी रुका हुआ है, 20 डिग्री तक पहुंच गया होगा, 20 22 23, एक पर्टिकुलर एंगल तक ये रुका रहेगा, उसके बाद क्या होगा स्लाइड कर जाएगा। तो वह मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब तक ये ब्लॉक रुका रहता है उस एंगल को, उस मैक्सिमम एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। रुका रहता है, हाँ, तब जब तक वो रुका रहता है, जिस मैक्सिमम एंगल तक वो रुका हुआ था उस मैक्सिमम एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उस एंगल के बाद वो स्लाइड करने लगता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो अगर एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन up to which the block placed on the inclined plane remains at rest. Placed on the inclined plane remains at rest. Placed on the inclined plane remains at rest. इसको एंगल चेंज कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे दिखा दिया एंगल चेंज हो रहा है। तो 3 केसेस देखिए बनेंगे। ये पहला केस, इस केस में ये थीटा जो है एंगल
वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। बोलो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? भाई बताओ, एंगल अगर कम था तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा था? नहीं। तो जो पहला केस है, केस वन में क्या होगा? द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड डाउन। द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड डाउन, ब्लॉक जो स्लाइड नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा? वह एंगल जब एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंच जाएंगे, इस केस में भी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, however it will be on the verge of sliding। क्या वर्ड हम लोग यूज किए? इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब ये जस्ट स्लाइड करने के वर्ज पे होगा, मतलब थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। अभी स्लाइड करने वाला ही, थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाए तो। थर्ड केस क्या होगा? ये ब्लॉक, इस केस में ये जो एंगल है थीटा, वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, क्या होगा? ब्लॉक विल स्लाइड, ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, ब्लॉक विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। क्या बता सकते हैं आप लोग किस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, किस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? इन दोनों में बताइए, सोचिए। इस केस में कैसा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, क्योंकि ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी है। क्यों स्लिपिंग टेंडेंसी? अगर पूछे इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, तो कितने फोर्स होते हैं? 5 पांचों फोर्स दिखाइए। इसका वेट mg ऐसे लगेगा जिसके 2 कंपोनेंट होंगे। अभी हम लोग सीख चुके हैं, इधर की तरफ लगता है mg cos थीटा, और डाउन द इंक्लिनेशन क्या लगता है? mg sin थीटा। नॉर्मल इस पर ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन इस पर इधर पीछे लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इस ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी है लेकिन ये स्लाइड नहीं करता। ठीक, अब याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। वो F max का वैल्यू μs * n होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये लॉ हम लोग लिखे थे पिछले क्लास में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में क्या होगा? Fs = क्या होगा? mg sin थीटा। Fs = क्या होगा? mg sin थीटा। तो अभी जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? mg sin थीटा। अब जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हैं, ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा के बढ़ने से sin थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, थीटा के बढ़ने से sin थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाएंगे, ये जो mg sin थीटा है, यही इस ब्लॉक को मूव करवाना चाह रहा है। यही वो एजेंट है जो ब्लॉक को मूव करवा सकता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे, mg sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब वो एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंच जाएगा, जो अल्टीमेट पॉइंट है। इस पॉइंट तक भी वो रुका हुआ है। इस पॉइंट पर फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? इस पर मैक्सिमम लग रहा होगा। अब बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? μs * n। μs, और यहां पे देखो ये mg cos थीटा है और ये n है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा? mg cos थीटा। हमेशा n का वैल्यू mg तो नहीं होता, ये तो हम लोग सीखे थे। और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। और ये थीटा थीटा r के बराबर है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? थीटा सफिक्स में r, डिनोट करने के लिए कि कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिपोज। अभी भी ये ब्लॉक क्या है? रुका हुआ है। बोलो, रुका हुआ है ना? तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, दोनों फोर्स को बराबर कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? mg sin थीटा * r = into r। तो देखिए mg mg कटा, इसको इधर भेज दीजिए, और इधर μs छूट गया। नीचे की तरफ mg sin थीटा * r, और इधर कितना है? μs * mg cos थीटा। तो mg mg कट गया, इसको इधर भेज दीजिए।
tan थीटा r का वैल्यू कितना हो गया म्यू एस, तो थीटा r कितना हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। आप ये गौर से देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग आगे से याद रखेंगे। आप गौर से पाएंगे कि ये फॉर्मूला भी वही आया जो पिछले केस में आया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू एस आया था ना, यहां भी वही होता है tan थीटा r इज इक्वल्स टू म्यू एस। ये दोनों है अलग अलग चीज। फ्रिक्शन के चैप्टर में हम लोग को 3 बार ये फॉर्मूला मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल्स टू म्यू, लेकिन वो एंगल अलग अलग होगा, उसका यूज अलग अलग होगा, सब जगह ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब ब्लॉक रुका रहेगा। कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा mg sin थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें, देखो यहां सब लोग, अगर हम आपसे कहें कि मुझे फ्रिक्शन का आप ग्राफ बना के दीजिए, किसका ग्राफ बना के दीजिए, फ्रिक्शन का, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेकर के थीटा r तक, 0 डिग्री से लेकर के थीटा r तक। मतलब इस वाले केस में हम लोग हैं, इस वाले केस में है ना, बोलो। इस वाले केस में फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है, mg sin का, मतलब इसी ग्राफ को आपको बनाना है वहां। sin थीटा ग्राफ जानते हैं आप लोग, कैसा ग्राफ होता है sin का, ऐसा होता है। अब देखो यहां पे जो भी एंगल होगा वो 90 से तो बहुत कम होगा, 90 से इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे 90 होगा, जब ऐसे हो जाएगा तब तो पूरा ही फ्री फॉल में आ जाएगा, तो पूरा गिरेगा ही। तो 90 से तो पहले की हम लोग बात कर रहे होंगे, भी थीटा का कुछ वैल्यू होगा उससे भी पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो 90 से पहले में ग्राफ ऐसा होता है, 90 तक ऐसा ग्राफ होता है साइन का, होता है ना, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा साइन का, ये साइन का ग्राफ 90 तक में, तो mg sin थीटा ग्राफ भी वैसा ही होगा, बिल्कुल साइन जैसा, ऐसा। जब थीटा r पे पहुंच गए तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। थीटा r पे देखो फ्रिक्शन क्या हो गया है, मैक्सिमम। कितना, म्यू एस इंटू mg cos थीटा, ठीक है। अब आगे का केस, जब थीटा थीटा r से ज्यादा होगा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा, तब ये ब्लॉक रुका रहेगा कि स्लाइड कर जाएगा, स्लाइड करेगा। द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। देखिए ये mg cos थीटा नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर, ये फोर्स तो अभी भी कितना होगा mg sin थीटा, लेकिन अब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो इस पर अब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ब्लॉक अब क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा फ्रिक्शन होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है, mg cos थीटा। बोलो ठीक है। क्या ये ब्लॉक अब रुका रहेगा, नहीं, तो ये फोर्स इसके बराबर नहीं होगा, अब ये ब्लॉक नीचे एक्सलेट करेगा ए से। आपसे यही पूछा सकता है, बताइए इसका एक्सलेशन कितना होगा, तो आप इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक इधर जा रहा है ना, तो इधर की तरफ कितना फोर्स है, mg sin थीटा, उसके अपोजिट पे कितना फोर्स है, म्यू के mg cos थीटा, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू m कटा, g कॉमन ले लीजिए, तो sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये इस ब्लॉक का एक्सलेशन हो गया, ये इस ब्लॉक का एक्सलेशन हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे बेसिक स्टार्टिंग, तो वहां भी डिस्कस किए थे, जब इंक्लाइन प्लेन था, उस इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन नहीं था, वहां पे एक्सप्रेशन निकाले थे, g sin थीटा आया था, कितना आया था, अभी उससे कम है, अभी उससे, उस टाइम भी ये जो एक्सप्रेशन था मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, अभी भी ये एक्सप्रेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। द एक्सप्रेशन इज independent of mass, A is independent of mass, this is very important। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एक कंफ्यूजन होता है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों का एक्सलेशन सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, लेकिन सोच के कैसे लगता है, कंफ्यूजन क्यों होता है, बच्चे सोचते हैं सर 10 kg का ब्लॉक होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, तो mg वाला कंपोनेंट तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 10 kg वाला ज्यादा तेजी से आएगा, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं।
कुछ लोग ऐसे सोचते हैं 10 kg वाला उसमें फ्रिक्शन भी तो ज्यादा लगेगा, तो धीरे धीरे आएगा। दोनों एक साथ सोचिए, मास ज्यादा है तो mg वाला पार्ट भी ज्यादा लगेगा और फ्रिक्शन भी दोनों मेकअप कर लेगा, इसलिए एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, तो थीटा पे और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, इस केस में जो जब थीटा थीटा आर से ज्यादा, ये थर्ड केस है, 3 केस हम लोग डिस्कस किए, थर्ड केस था, ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस था। तो जब थीटा थीटा आर से ज्यादा है, इस केस में फ्रिक्शन कितना है, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। मतलब जैसे ही थीटा आर से थोड़ा ज्यादा हुआ, फ्रिक्शन का वैल्यू घट गया, घटा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन तो थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन से घट जाता है, तो यहां पे वैल्यू घटा देते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये मान लेते हैं क्या है, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा आर। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे, यहां पे अब बताया कि कैसा भी ग्राफ बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से आगे ग्राफ बनाएंगे कैसा होगा। अब देखिए जैसे से थीटा अब बढ़ाएंगे, यहां पे क्या है, थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है। कॉस थीटा ग्राफ अगर आप याद करो तो कॉस थीटा ग्राफ ऐसा होता है 0 से 90 में, होता है ना जी। तो थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां घटाइए ऐसा, और जब 90 पहुंच जाएंगे, जब कितना पहुंच जाएंगे 90, देखो 90 पुट कर दो, cos 90 क्या होता है 0, तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे फ्रिक्शन क्या है 0 है ना, बोलो एक्स एक्सिस को टच कर लिया मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 0। जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं उन लोग के लिए तो ग्राफ समझना बहुत मायने रखता है, कैसे मैंने समझाया। मेडिकल वाले लोग याद रख सकते हो, सर ऐसा ग्राफ होता है फ्रिक्शन का, याद रखना। ये ग्राफ कब बनाएंगे, जब म्यू एस और म्यू के बराबर नहीं हो। अगर दोनों बराबर हुआ तो इस ग्राफ में क्या फर्क आएगा, ये थोड़ा सा किंक आया था, ड्रॉप हुआ था, वो ड्रॉप नहीं होगा। ये 90, ये थीटा आर, ये 0, तो ये ग्राफ ऐसा सीधा सीधा बन जाएगा। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा कितना, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा आर, उसमें तो म्यू ही होगा। ये ग्राफ कब बनेगा, जब म्यू एस और म्यू के बराबर होगा म्यू के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब देखिए इस टॉपिक से क्या जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नीट के लिए है, क्या आपके स्कूल के लिए। स्कूल में अगर आएगा डिस्कस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आप क्या करोगे, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, डिस्कस एंगल ऑफ रिपोज। तो आप एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखोगे और ये केस 2 वाला डायग्राम बनाओगे, डिराइव करके ये इक्वेशन ला दोगे, खत्म पार्ट, ठीक है। बाकी जितना चीज हम लोग डिस्कस किए वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग डिस्कस की कि थीटा अगर थीटा से छोटा हुआ तो कैसे फ्रिक्शन लगेगा, अगर बड़ा हुआ तो कैसे लगेगा, ठीक है। आगे से इस फॉर्मूले को भी याद रखना हम लोग को, ये tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इंक्लाइंड प्लेन का आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ना दे, इंक्लाइंड प्लेन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ना दे, डायरेक्ट क्या दे, कहे कि देखिए फॉर दिस इंक्लाइंड प्लेन द एंगल ऑफ रिपोज वैल्यू इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ रिपोज वैल्यू इज 60 डिग्री। तो आप समझ जाइएगा, अच्छा थीटा आर का वैल्यू 60 है, मतलब थीटा 60 है तो tan 60 कितना होता है √3, तो म्यू एस कितना हो जाएगा 1.732, ठीक है। कह सकता है कि थीटा आर का वैल्यू 37 डिग्री है, कितना है 37, तो tan 37 कितना होता है 3/4, मतलब 0.75, इतना म्यू एस का वैल्यू। तो म्यू एस देने के लिए कभी कभी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, समझ गए। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, ठीक है। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, 10 kg, कुछ भी बोल सकता है। इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए जब इस इंक्लाइंड प्लेन को एंगल 0 पहले था, बढ़ाते गए इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, तो 37 डिग्री तक, 37 डिग्री तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं किया, मतलब ये 37 डिग्री कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज, और उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा म्यू एस का वैल्यू, ठीक है। अब कहेगा कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन को 53 डिग्री एंगल पे करते, कितने पे करते 53 डिग्री एंगल पे, तो बताइए ब्लॉक का एक्सलेशन क्या होगा।
तो 53 मतलब ये वाला केस हो गया, एक्सलेशन निकालने जानते हैं हम लोग इसमें। लेकिन इसके लिए मुझे म्यू के चाहिए, तो क्वेश्चन में दो तरह से कह सकता है कि या तो इमेजिन कीजिए कि म्यू एस और म्यू के बराबर है, नहीं भी कहेगा तो भी आप मान लीजिएगा कि म्यू एस म्यू के क्या है, बराबर है। या ऐसा कह सकता है कि म्यू के इज 0.1 स्मॉलर देन म्यू एस, तो म्यू एस आप निकाल चुके हैं, उसमें 0.1 माइनस करके कर दीजिएगा। तो पहले लिखो, फिर वो सवाल भी करना है, ठीक है। सवाल कहाँ लिखने के लिए जगह तो नहीं, पहले इसको लिखो फिर वो सवाल लिखो। तो ये सवाल मैं लिख देता हूं। A plane is initially horizontal and a block of 5 kg is placed on it. On increasing the angle of incline, the block is 5 kg. The block is on the verge of slide at 37 degree. Find acceleration of block when theta is equals to 53 degree. आप एक्सेलेरेशन बताइए जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 53 डिग्री। तो देखिए इस डेटा का मतलब समझिए, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, कब, 37 डिग्री पे। मतलब ये 37 डिग्री बेसिकली कौन सा एंगल है, बोलो, एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो ये वाला एंगल है, तो यहां से हम लोग tan थीटा r इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, म्यू एस अभी हम नहीं लिखे क्योंकि इसमें कहा नहीं कि म्यू एस और म्यू के अलग अलग है। तो अगर नहीं कहा है तो आप म्यू एस म्यू के सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो tan थीटा r इक्वल्स टू म्यू, तो क्या tan 30 कितना होता है, 3/4 मतलब 0.75, ये हो गया म्यू। अब कह रहा है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, बताइए एंगल, बताइए एक्सेलेरेशन कितना होगा। मतलब इस केस में एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिख देंगे, g sin 53 माइनस म्यू के, तो म्यू एस ही मानेंगे, म्यू ही मानेंगे, 0.75 इनटू cos थीटा मतलब cos 53। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, 7/2 आ रहा है, चेक कर लीजिए, जो भी इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर है वो हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज सीखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।